क्या कॉकरोच जनता पार्टी का प्लान दिल्ली को जलाने और हिंदुस्तान में बांग्लादेश और श्रीलंका दोहराने का है? नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के और आप बिंदास बोल देख रहे हैं। 6 जून को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन है और उसको लेकर आशंका है कि दिल्ली में दंगे, आगजनी, प्रधानमंत्री के घर में घुसना या संसद भवन पर हमले जैसे विषय हो सकते हैं। और इसलिए दिल्ली वालों सावधान, कॉकरोच के खतरनाक प्लान क्या है जानो। और इसलिए आज का बिंदास बोलकर मैं बिंदास कविता में कहना चाहूंगा, जनजी का गुस्सा सम्मानित है पर दिल्ली जलाने की छूट नहीं। प्रश्न पूछना अधिकार तो है पर भीड़ तंत्र की लूट नहीं। बांग्लादेश से कुछ तो सीखो, श्रीलंका से चेतो तुम। जनाक्रोश जब सीमा लांघे तो बागी चालो रोको तुम। न्याय मांगते छात्रों की पीड़ा तो मत बेचो तुम। शिक्षा के पर्दे में छुपकर दिल्ली को ना कुचलो तुम। देश के दिल में बसती दिल्ली, इसे डिजिटल दंगों में मत झोंको तुम। खून गिद्धों का और गद्दारों से मिलकर भारत का गौरव ना बेचो तुम। आज का सवाल नीट के आगे का है। आज का सवाल परीक्षा से सुधार से आगे का है। आज का सवाल है कि क्या 6 जून को दिल्ली में एक नया डिजिटल भीड़ तंत्र उतरने की तैयारी हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। रिपोर्टर के इनपुट के अनुसार दिल्ली में यह बड़ा कुछ करने की संभावना है। सीजेपी जिसको कहा जाता है, इसके ओर से प्रदर्शन की अनुमति का अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, यह पुलिस ने कहा है। सीजेपी से जुड़े लोगों ने कहा है कि अनुमति न मिलने पर भी प्रदर्शन करेंगे। सीजेपी फाउंडर अभिजीत टिपके ने समर्थन में एयरपोर्ट न आने की अपील तो की है, लेकिन यह संदेश उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि क्राउड और सिक्योरिटी कंसर्न की आशंका जताकर एक अच्छा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करो, लेकिन लोगों के डीएम पर मैसेज भेजकर वही करो जो करना है, दिखाना एक, बोलना एक। और इस सारी भीड़ के पीछे हालांकि लोग कुछ इसको गंभीरता से भी नहीं ले रहे, लेकिन मेरा मानना है कि जब बगल के देशों में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में विदेशी हस्तकों द्वारा इसी प्रकार की डिजिटल लिंचिंग की गई, तो हमने, हिंदुस्तान ने क्यों चांस लेना है, क्यों गंभीरता नहीं दिखानी है। और इसलिए ऑनलाइन मोबिलाइजेशन जो तेज होने की संभावना है, उसको न नकारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मेरी अपील है, मैं ये बताना भी चाहूंगा कि दिल्ली में कहां कहां क्या हो सकता है। उसके बाद हमारे गेस्ट पैनल के पास भी हम जाएंगे। ध्यान रहे, जरा यहां दिखाइए, देश के महत्वपूर्ण स्थान मध्य में जंतर मंतर है और उसके आसपास में चंद कदमों की दूरी पर संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, देश के बड़े बड़े महत्वपूर्ण नेता पदों पर बैठे नेताओं के आवास है। यह सारी सरकारी संपत्ति है। इसके साथ ही थोड़ी सी दूरी पर वहां पर इंडिया गेट, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय और आरएसएस का भी ऑफिस है। इन जगह पर हमला किए जाने की आशंका हमको लगती है और इसलिए यह नक्शा मैं देशवासियों को, खास करके दिल्ली वालों को और दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियों को दिखा रहा हूं कि यहां पर सस्पेक्टेड मोमेंट पिछले कुछ दिनों में देखी गई है। क्या 6 जून को तथाकथित जेनजी प्रोटेस्ट के नाम पर हिंदुस्तान में श्रीलंका, बांग्लादेश का मॉडल दोहराया जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, यह कहने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि ऐसा हुआ है। ये भी बड़े बाजार और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है दिल्ली के, कनॉट प्लेस है। ये देखिए, यहां पर मैं आपके सामने कुछ ये दिखा रहा हूं कि एक क्षेत्र है, जिन क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान कौन से हैं, ये स्थान भी आपको ध्यान में रखने। हमारे डिबेट के दरमियान ये सब कुछ आएगा। ये दूरी कितनी है जंतर मंतर से, हम ये तक बता रहे हैं। कनॉट प्लेस 1 किलोमीटर से कम दूरी पर है। इसके साथ साथ ये जनपद मार्केट है, उसके बाद का पालिका बाजार है, जहां पर आतंकवादियों ने पहले बम फोड़े थे।
उसके बाद खान मार्केट है, उसके बाद इंडिया गेट है, और ये सारे जो चीजें हैं ये पास में हैं। इन पर भी हमला करने की आशंका है, क्योंकि लुटेरे इस लूट में घुसकर यहां की संपत्ति का लाभ उठा सकते हैं। आपको याद होगा बांग्लादेश में वहां की महिला प्रधानमंत्री के घर में घुसकर उनकी बरात तक चुरा लेने वाली एजेंसी नहीं हो सकती जो महिला का अपमान करती हो, लेकिन वो घुसे थे। ये हो सकता है, और इसलिए सोशल मीडिया पर बनती ये सारी जो माहौल की स्थिति है इसको देखना समझना जरूरी है। राजधानी को जलने नहीं देंगे। अब मैं आपको मुद्दे की तरफ लेकर जाऊं, उसके पहले पोल दिखाता हूं कि क्या बिना अनुमति किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम को रोकना जरूरी है। ऐसा पूछे जाने पर क्या कहा आप लोगों ने? देखिए 92% लोग कह रहे हैं कि हां रोका जाना चाहिए। केवल 8% लोग जनजी के साथ है, और क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और न जाने कौन से देशों से इनको सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाले लोग हैं। अब मैं आपको मुद्दे की तरफ लेकर चलता हूं। क्या है मुद्दा? देखिए, मुख्य मुद्दा, जिस मुद्दे पर पूरे विस्तार से सारी स्टोरी बताई गई है, ताकि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके अमेरिका से दिल्ली आ रहे हैं युवाओं को भड़काने। कॉकरोच पार्टी ने अभिजीत दीपके के दिल्ली पहुंचने पर हजारों युवाओं के आने की बात कही है, लेकिन ये युवा आएंगे कहां से, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के आधे से ज्यादा सोशल मीडिया फॉलोअर्स तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं। वहीं दिल्ली में प्रोटेस्ट की ना कोई परमिशन है दिल्ली पुलिस से, और ना कोई जगह फाइनल है। बस इतनी घोषणा कर दी है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होगा, लेकिन जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के कुछ नियम कायदे हैं, जिसको कॉकरोच जनता पार्टी ने अभी तो फिलहाल ताक पर रख दिया है। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं जो पहले भी युवाओं को भड़काकर उनकी जान ले चुके हैं, जैसे सोनम वांगचुक, जिनके भड़काने से लद्दाख में आगजनी की गई और 4 युवाओं की मौत हो गई थी। इन मौतों का जिम्मेदार सोनम वांगचुक के अलावा कोई नहीं हो सकता। अब ये सब दिल्ली में युवाओं को भड़काकर लद्दाख जैसी आगजनी करने का प्लान बना सकते हैं। जैसे लद्दाख में बीजेपी ऑफिस के साथ कई इमारतें जला दी थीं, वैसा ही दिल्ली में हो सकता है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पर हमले की पहले ही खुफिया रिपोर्ट मिल चुकी है, जहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि दिल्ली में कॉकरोच क्या करने वाले हैं, और दिल्ली के लोगों, खुफिया एजेंसी और पुलिस को क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले कॉकरोच गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचेंगे, और साथ ही मेट्रो से जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं। निजी वाहनों में हथियार, आगजनी की विस्फोट सामग्री के साथ पत्थर और डंडे लाए जा सकते हैं। ऐसे में सबसे पहला निशाना कॉकरोच का दिल्ली मेट्रो और बसें हो सकती हैं, जहां तोड़फोड़ और आगजनी कर सकते हैं ये लोग। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां और सार्वजनिक संपत्ति को आग के हवाले कर सकते हैं। कुछ प्रमुख बिल्डिंगें और बड़े मुख्यालयों के साथ साथ कुछ मंत्रालय की इमारतें इनके निशाने पर हो सकती हैं। कुछ प्रमुख नेताओं के बंगले और घर पर हमला कर सकते हैं कॉकरोच। सबसे बड़ा निशाना हो सकता है बीजेपी मुख्यालय, और उसके बाद ये पीएम आवास और राष्ट्रपति भवन पर हमला कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री से लेकर दिल्ली में गृह मंत्रालय इनके निशाने पर हो सकता है। युवाओं की भीड़ में दूसरे प्रदेशों से आए कुछ राजनीतिक पार्टियों के वो कार्यकर्ता हो सकते हैं जो हिंसा और आगजनी की शुरुआत कर सकते हैं। पत्थरबाज कश्मीर या फिर दूसरी जगहों से बुलाए गए हो सकते हैं। पहले ये भी हो सकता है आग लगाकर और हिंसा भड़काकर ये लोग निकल जाएंगे और युवा फंस जाएगा भीड़ में। हो सकता है युवाओं के बीच ऐसे अपराधी भी घुस जाएं जो युवाओं पर गोली चलवाकर युवाओं की हत्याएं करवा दे और उसका ठीकरा पुलिस पर फोड़ दिया जाए, जैसे लद्दाख में हुआ था। कुछ शूटर विदेश से भी बुलाए हुए हो सकते हैं जो प्रोफेशनल्स होंगे। दूर किसी बिल्डिंग में बैठकर गोली चला देंगे, जिससे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में भाग लेने आए युवाओं की मौत हो सकती है और फिर हिंसा भड़क सकती है, जैसे लद्दाख में हुआ था। युवा अपनी जान गंवा देंगे और अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक जैसे लोग नेता बन जाएंगे।
ऐसे में युवाओं को ध्यान रखना होगा कि कॉकरोच आपका इस्तेमाल न कर पाए, क्योंकि आपकी जान, आपके परिवार और आपके दोस्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं बिंदास बोल में बेखौफ। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चलिए धमकी वाली प्रतिक्रिया भी देख लेते हैं कि क्या धमकी दी गई है। देखिए, जो भी 6 तारीख को आ रहा है ना एयरपोर्ट और दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए ना, भाई एक रिक्वेस्ट है, अगर अभिजीत दीपके को इमिग्रेशन ने रोका वहां पे तो भाई एयरपोर्ट पे हंगामा शुरू होगा। और दूसरी चीज की अगर प्रोटेस्ट परमिशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगा ना, हम तब तक रोकेंगे जब तक हमें परमिशन नहीं मिल जाएगी, रुकना पड़ेगा भाई। और तीसरी चीज ना, अपनी सेफ्टी के लिए ना कुछ चीजें खरीद लेना भाई, जैसे पेपर स्प्रे हो गया, डंडे वंडे हो गए, जो भी है, क्योंकि अगर पुलिस ने हाथ छोड़ा ना, लाठी चार्ज या फिर पानी वानी फेंका, तो वो उस चीज के लिए काम आएगा। तो भाई इस बारी ना अगर जो भी है हम आर या पार करके ही जाएंगे, क्योंकि भाई बहुत सह लिया हमने, बनेगा नेपाल बनेगा भाई, थक गए सह सह कर, हो गया भाई। जो भी 6 तारीख को आ रहा है। अब आपको दिखाते हैं, इसके साथ साथ कई सोशल मीडिया की पोस्ट भी है, लेकिन हम उनको भाव देने के बजाय आपके सामने बताना चाहेंगे। ये सब कुछ देखिए, 6 जून दिल्ली को संभावित अराजकता क्या क्या हो सकती है। खतरा नंबर 1, खतरा नंबर 2, इस प्रकार से मेरे साथ में ये खतरे आपको हम दिखाते चलेंगे और हमारे गेस्ट भी बोलेंगे। इस दरमियान भी आपको ये सब कुछ ग्राफिक यहां पर देखने को मिलेंगे। दिल्ली वालों को कई लुटेरे ने लूटा है, लेकिन इस बार ये मुखौटा पहनकर आने वाले लुटेरे ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और इसलिए निशाना प्रधानमंत्री कार्यालय, उनका घर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आवास, केवल इतना नहीं है, आपका मकान और दुकान भी हो सकता है। आज के बिंदास गेस्ट पैनल के पास चलते हैं। मैं स्वागत करता हूं, हमारे साथ आज डीके दुबे जी है, आपका स्वागत है। आप वरिष्ठ अधिवक्ता है, चिंतक है, विचारक है, यूट्यूबर भी है, बहुत कुछ है। आज इस विश्लेषण में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट्स के तौर पर जुड़े हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है शैलेंद्र जी। गद्दारों को ठोकने के लिए जाने जाते हैं शैलेंद्र जी। हमारे साथ वेद भूषण जी है, एसीपी दिल्ली रह चुके हैं और दिल्ली में इसके पहले किस प्रकार से लोगों ने क्या क्या योजना बनाई थी और ऐसे लोग और क्या कर सकते हैं, उसका आकलन भी यहां पर करेंगे। गायत्री देवी जी है, जो इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है और साथ में ऐसे लोगों पर विदेशी नजर से भी ध्यान रखती है, हमारे साथ आज है, आपका स्वागत है। हमारे साथ नवीन चतुर्वेदी जी है, जो प्राच्यम नाम का प्लेटफॉर्म है उसके संस्थापक है। ओटीटी का भी ये प्लेटफॉर्म है और डिजिटल में अन्य भी प्लेटफॉर्म पर है। और आज हमारे साथ पूरा विश्लेषण करेंगे वरिष्ठ पत्रकार के रूप में और हमारे साथ युवाओं की प्रतिनिधि के तौर पर, जिसको ये तथाकथित जनजी कहते हैं, उनकी अभिनेत्री प्राची अधिकारी हमारे साथ हैं। प्राची, आपका स्वागत है। आप 6 लोगों के साथ बड़ी संख्या में विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो हमारे अतिथियों को सुनते समय साथ में हम वो इंफोग्राफिक चला रहे हैं कि दिल्ली में कहां लूट सकते हैं, कहां घुस सकते हैं, कहां आगजनी कर सकते हैं। दिल्ली वालों ने भी स्वयं सावधान रहना है, दूसरों को भी बताना है। मैं शुरुआत कर्नल शैलेंद्र जी से करूंगा। शैलेंद्र जी, कैसा देखते हैं आप इसको? जय हिंद, नमस्कार सुरेश जी। दुख की बात है, मेरी अपनी जेंजी, जिसको जो मेरी नाज है, मेरे सर का ताज है, अगर वो इतनी आसानी से मिसगाइड हो सकती है तो इससे ज्यादा दुख की बात और कोई हो ही नहीं सकती। मैं मानता हूं कि जेंजी के खिलाफ किसी को भी किसी भी तरह की स्टेटमेंट अगर देनी चाहिए तो उसमें जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये कॉकरोच वर्ड का इस्तेमाल गलत तरीके से किसी ने कर दिया और देखिए कहां से बात कहां पहुंच गई। ये दिखाता है कि हमारी जेंजी गाइड हो सकती है, लेकिन मिसगाइड उससे भी तेज हो सकती है। जहां तक बात है, आपने जो अभी अभी एक चलाया, बड़े सीधे सीधे शब्दों में कहें कि जिस लड़के ने ये अपील करी है हंगामा तो एयरपोर्ट से शुरू करना है, तो भाई वो है कहां? ढूंढिए उसे, आज रात नहीं, अभी इसी समय
क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है जहां पर के कोई पूरे के पूरे कंट्री में कैपिटल सिटी को थ्रेटन कर रहा है कि हम एयरपोर्ट से दंगा करेंगे, आप डंडे लेकर आइए, पेपर स्प्रे लेकर आइए। व्हाई इज ही आउट? वो उसका क्या हक बनता है इस समय आउट? देखिए, प्रॉब्लम ये आएगी कि जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद, जब सिचुएशन खराब हो जाएगी। सिचुएशन खराब नहीं होनी चाहिए। जैसे ही कोई जहां पर जिस जगह पर आपको थ्रेटन कर रहा है वो उसी समय अकाउंटेबल होना चाहिए। मैं मानता हूं अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। अगर किसी ने जेनजी को सो कॉल्ड इंसल्ट कर दिया कॉकरोच बोलकर, वो अकाउंटेबिलिटी भी आनी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बदले में या आप उसके मिसगाइड होने में पूरे के पूरे देश को, कंट्री को, अपने कैपिटल सिटी को रैंसम पर रख सकते हैं। बिल्कुल नहीं रख सकते। सीधी बात है, इज्जत मांगोगे इज्जत मिलेगी, नहीं तो जो मांग रहे हो वो बिल्कुल खुलेआम मिले। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस काफी काबिल है। बिल्कुल। मैं डीके दुबे जी के पास चलता हूं। दुबे जी, दिल्ली जलाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, खास करके बांग्लादेश और श्रीलंका के उदाहरण का जब सबूत और साक्ष्य सामने हो। प्लानिंग तो कुछ मुझे ऐसी लगती है कि भाई प्लानिंग उनकी साफ तौर पर है कि वो जो केजरीवाल जी से आप जोड़कर देखिए, जब केजरीवाल ने कहा था कि भाई नेपाल में बदल सकते हैं, बांग्लादेश में बदल सकते हैं, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता। और केजरीवाल जी तो इसके महारथी। आपको याद है जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो रेल भवन के पास प्रोटेस्ट की बात कही गई थी और रातों रात उस समय प्रणब मुखर्जी दा ने राष्ट्रपति हुआ करते थे और उस समय रातों रात खाली करवाया गया था, क्योंकि वो भी यही प्रयास था। और उस समय कई एक्सपर्ट्स ने ये कहा था कि ये जो लोगों को इकट्ठा करके ये राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय और जो मुख्य रेडियो के अड्डे होते हैं उन पर हमला करेंगे और उसको कब्जा करेंगे। और देश में, किसी भी देश में जहां कहीं भी कम्युनिस्ट स्टाइल में कब्जा हुआ है, उन देशों की सबसे खास बात यह रही है कि उन्होंने बॉर्डर एरिया से स्टूडेंट्स को पहले इकट्ठा किया है, फिर दूर से उन्होंने जायजा लिया है और जायजा लेने के बाद केवल डिफेंस उनके एक कमांडर को हाँ करना है, दूसरा रेडियो को उनको हाथ में लेना है और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चारों ओर से घेर लेना है। और इसके बाद उन्होंने आह्वान कर देना है कि भाई हमने कर लिया है और अब हम सिस्टम में बैठ गए और उसके बाद चालू कर देंगे। ये जो अभी की बात आ रही है दिल्ली में, वो 100% इसके पीछे की प्लानिंग लग रही है। इसका कारण एक ये है कि तमिलनाडु में जिस प्रकार से ऑटोमेटिक सत्ता परिवर्तन हुआ, मैं इस बात से मतलब बहुत इत्तेफाक नहीं रखता कि एकदम कोई पार्टी नई खड़ी होगी, सिस्टमेटिक तरीके से टिकट बांट लेगी, टिकट बांटने के बाद उसके अगर कुछ विधायक कम रह जाएंगे तो एक बड़ी पार्टी टूट कर उनके साथ आ जाएगी और सारा कुछ ऐसे स्मूथली चलेगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नहीं, सालों से ये पार्टी अपने सिस्टम में चल रही है। तो ये संभव है कि वहां का इलस्ट्रेशन ध्यान में रखते हुए अब केजरीवाल जी खाली हो गए तो नए पत्ते से ये सब आया और बाद में ये सब एंट्री मारेंगे। ये वैसे एंट्री मारेंगे जैसे केजरीवाल ने एक समय करने की कोशिश की थी। और ये जो पूरा मॉडल है, ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा। ये मॉडल तो अभी श्रीलंका या हम नेपाल की बात करते हैं, बांग्लादेश, ये अभी दिखाई दे रहा। चीन जैसे देश पर भी कब्जा हुआ था कम्युनिस्टों का और यही मॉडल था, कोई दूसरा मॉडल नहीं था। यही मॉडल था कि लोगों को भीड़ इकट्ठा करो और उसको करो, और शायद वो पहले भांप नहीं पाए होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये जहां से शुरू होता है, जैसा कर्नल साहब कह रहे थे, जहां से शुरू होता है वहीं पर इसको समाप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाले कंट्री है। और डॉक्टर अंबेडकर की अगर आप बात माने तो उन्होंने 25-26 नवंबर सन 1949 को जो स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दिया था, उन्होंने कहा जब हमने सिस्टम बना लिया है और अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, हमारे पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, ऐसी परिस्थिति में भीड़ तंत्र अब भारत में काम नहीं कर सकता, केवल चुनाव के माध्यम से ये हो सकता है। अच्छा, ये जिन कंट्रियों में भी हुआ, उन कंट्रियों में सबसे पहले चुनाव आयोग को विवादित किया गया और ये पूरी कोशिश की गई, और बाद में भारत में हर एक झूठ पकड़ा गया, लेकिन पूरी कोशिश की गई कि चुनाव आयोग को विवादित करके एक वर्ग को इसलिए सेटिस्फाई किया जाए या उसको तैयार किया जाए कि वो इस बात को लेकर एंग्री हो जाए कि नहीं ये तो सिस्टम ही गलत है, मैं सिस्टम बदलना है। और मुझे लगता है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी या कोई भी हो, तो उनको एक साधन चाहिए था। आप सोच कर देखिए कि कोई पार्टी नहीं बनती है, मतलब उसने एक सोशल मीडिया का अकाउंट बनाया, सोशल मीडिया के अकाउंट में मिलियन सब्सक्राइबर तत्काल आ जाएं,
ये सामान्य बात नहीं है। और अगर आते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद उसको चेकआउट करता है, उसको क्रॉस चेक करता है। ऐसा नहीं होता कि वो उसको आने देगा। तो यहां सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म कौन से कंट्री से चलते हैं, ये लड़का जहां से आ रहा है वो कौन सा कंट्री है, और वो कौन सा कंट्री है जिसने इन सारे देशों में इस तरह के आंदोलन करवाकर सरकारें बदलवाई हैं। ये सोचने की बात है, क्योंकि अभी वो भारत से सीधा पंगा नहीं ले सकते। तो ये बैकग्राउंड से चल रहा है। कभी वो कहते हैं कि नहीं भारत में सोशल कंसर्न है, कभी वो कहते हैं कि माइनॉरिटी कंसर्न है, कभी वो कहते हैं इकोनॉमी कंसर्न है, कभी वो कहते हैं कि नहीं यहां पर सब जाति कंसर्न है, और तमाम तरह की उल्टी सीधी रिपोर्टें छापते रहते हैं। भारत सरकार उसको डिनाई करती रहती है या अपना प्रतिवेदन करती रहती है। लेकिन ये बात तो तय है कि इन देशों में जो सरकार बदली, आपको याद करना पड़ेगा, मोहम्मद यूनुस ने जाकर वहां प्रदर्शन किया था और कहा था ये रातों रात नहीं बनी, हमारी प्लानिंग है, और वहां उनके पूर्व राष्ट्रपति उसमें चुप थे। इसलिए ये पूरा सिस्टमेटिक प्लान हो सकता है। अब ये भारत सरकार के ऊपर है, पुलिस के ऊपर है, प्रशासन के ऊपर, और भारत के जेनजी के ऊपर है कि भारत का जेनजी विकसित होने वाले भारत में इनको जगह देता है या नहीं देता है। और मैं तो नहीं समझता कि इस समय कहीं जेनजी को इतनी फुर्सत है, लेकिन फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि उनका प्रयास एक बड़ा प्रयास हो सकता है। देश भर में इस तरह के उनके लोग हो सकते हैं, क्योंकि हम किसान आंदोलन में देख चुके हैं, क्योंकि हम उससे पहले किसान आंदोलन के अलावा सीएए में देख चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही तंत्र फिर से विकसित हो गया हो, नाम नया, फोटो नई, और मॉडल नया आ गया है। लेकिन वो मॉडल अप्लाई करके पूरे देश में डिस्टर्बेंस किया जा सकता है। इसमें कोई दोहराए नहीं है। मैं समझता हूं कि आपने ये विषय उठाकर एक दिन पहले पूरे देश को सजग करने का काम किया है, जो होना चाहिए था। हाँ दुबे जी, हमने तो कॉकरोच जनता पार्टी स्थापन होने के 1-1.5 हफ्ते पहले बता दिया था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। उस एपिसोड में मेरे ख्याल से गायत्री जी भी थी और शैलेंद्र जी और कोई भी रहे होंगे मेरे ख्याल से। हमने ये तो पहले बताया था, क्योंकि ये इनपुट आ ही रहा था कि बंगाल चुनाव अगर बीजेपी जीतती है तो कोई और प्रयोग किया जाएगा, और उस प्रयोग की यह संभावना थी। गायत्री जी के पास चलते, उनके पास कुछ विदेशी इनपुट भी है। गायत्री जी। सुरेश जी, थैंक यू सो मच। 3 जगह से, अभी जैसा बताया, 3 जगह से लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली के तो ऑब्वियसली है ही, महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब, यहां से लोगों को लाया जा रहा है इस प्रोटेस्ट के लिए। दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शायद आपकी टेक्निकल टीम तब तक स्क्रीन के ऊपर लगा देगी, मुस्लिम आईटी सेल ने मुस्लिम बच्चों को इससे दूर रहने के लिए सचेत कर दिया है। दे शुड नॉट पार्टिसिपेट, क्योंकि उनकी पिटाई हो जाएगी एंड उनको टारगेट कर लिया जाएगा, उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। कह रहे हैं हिंदूवादी सरकार है तो बेहतर है कि आप दूर रहें, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, डोंट बी अ पार्ट ऑफ इट। दिस इज अ वेरी बिग एंड अ वेरी, आई वुड से वेरी पॉजिटिव स्टेप। क्यों? अब इनके पास कौन बचता है लाने के लिए? अगर मैं बोलूं, जैसा भी आपने बताया कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है, ये लेकर आएंगे जो दिल्ली में बांग्लादेशियों को बसाया अरविंद केजरीवाल ने अपने 10 साल के कार्यकाल में, ये लेकर आएंगे रोहिंग्यास को। पंजाब से जिन लोगों को लेकर आएंगे जो शाहीन बाग के लिए और किसान धरने के लिए, किसान नहीं बोलूंगी, खालिस्तानी धरने के लिए बैठे हुए थे, उन लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। वही लोग डंडा लेकर आएंगे, वही लोग पत्थर लेकर आएंगे, वही लोग लाठी लेकर आएंगे, वही लोग स्प्रे लेकर आएंगे। क्योंकि जो दिल्ली का पढ़ने वाला बच्चा है, मैं खुद मतलब 10-15 नीट के बच्चों से, कोटा एक बहुत बड़ा सेंटर है, कोटा में मेरे कई लोग जान पहचान के हैं, व्हाट दे सेड, बच्चे तो बड़े खुश हो गए कि कैंसिल हो गया। क्यों? उनको दोबारा मौका मिल गया, दोबारा रिवाइज करके, जिनका अच्छा नहीं गया था उनको रिवीजन का 20-25 दिन का टाइम मिल गया। ठीक है, सरकार के सर पे फोड़ा गया, ये ठीक रहा, बट दे गॉट अ टाइम टू रिवाइज। दिस इज नॉट अ जस्टिफिकेशन, बट मैं आधी से ज्यादा बच्चों की मानसिकता बता रही हूँ जो मुझे कई सोर्सेज से पता चला। दूसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो दास जी हैं, सौरभ दास, जो इसके स्पोक्स पर्सन बन के निकल कर आए हैं, उनको आर्टिकल्स लिखने के लिए नॉर्वे से फंडिंग हो रही है। आर यू किडिंग मी? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? और मिलियंस ऑफ डॉलर्स में आ रहा है। पुलिट्जर प्राइज जिसको मैं बोलूंगी, मैं आज के डेट में इन प्राइजेस को मानती नहीं हूँ, बट पुलिट्जर प्राइज ओपन सोर्स फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का ऑर्गेनाइजेशन है जो इन लोगों को, इनको पुलिट्जर प्राइज भी मिला हुआ है। बात करते हैं इनके एक और आशुतोष रानके के लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर ही उनका कनेक्शन आम आदमी पार्टी के साथ ही लिखा हुआ है,
और लिखा हुआ है IIT टू आम आदमी पार्टी। वो अपनी जर्नी के बारे में बड़ा बखान कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं हमें किसी पॉलिटिक्स से कनेक्ट ना करो। आपके सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे, आपके प्रोफेशनल प्रोफाइल्स के, आपके करियर प्रोफाइल्स पे अगर ये लिखा हुआ है तो कनेक्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तीसरा, जिसके बारे में ज्यादा सोशल मीडिया में बात नहीं हुई है, विजेता दाहिया। विजेता दाहिया इनमें सबसे खतरनाक है, उनके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं है, पर खोद के जब निकाला गया तो पता चला ये तो ध्रुव राठी के वो है, उनकी टीम के लोग हैं। ये उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग लिखते थे। हिंदू देवी देवताओं से इन्हें नफरत है, ट्रेडिशंस को ये धुतकारते हैं। वाह, क्या टीम इकट्ठी की इन्होंने कॉकरोच के लिए। एक देश जो सभ्यता के हिसाब से चलता है, एक देश जहाँ पे कल्चर, ट्रेडिशंस, रीति रिवाज बहुत मायने रखते हैं, और वहां पर ये बंदा जो धुतकार रहा है, हटकार रहा है हमारे ट्रेडिशंस को, वो बंदा आकर बोल रहा है कि कॉकरोच और ये हमारे शिक्षा मंत्री रिजाइन करें। वो ये बोल रहे हैं कि इन लोगों का घेराव करो। कॉन्स्टिट्यूशन की बातें कर रहे हैं। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है? जब ये ध्रुव राठी के लिए लिखता था तो कॉन्स्टिट्यूशन को कितना फॉलो करता था ये। जब ये ध्रुव राठी के लिए लिखता था तो कितने झूठ परोसे जाते थे, ये आप, मैं और जनता जानती है। ये कभी इन्होंने गांधी के ऊपर बनाया, कभी आम आदमी पार्टी के ऊपर बनाया, कभी इन्होंने टीएमसी के ऊपर बनाया। मैं कहती हूँ टीएमसी ने जो वेस्ट बंगाल में किया है वो मुगल राज में नहीं हुआ है। महिलाओं का बलात्कार हुआ है, सब कुछ हुआ है। किसी ने आज तक बोला मेन स्ट्रीम मीडिया में? किसी ने? या ये ध्रुव राठी ने बोला कभी? उसको तो सबसे अच्छा नाम पालकी शर्मा उपाध्याय ने दिया था, जर्मन कॉकरोच, एंड द वे शी ट्रोल्ड दैट वाज फैंटास्टिक। अब ये बात कर रहे हैं, आज सारे के सारे इकट्ठे कैसे हो गए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। सारे के सारे विपक्ष के लोग अचानक से एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। आप देखिए, प्रकाश राज आ रहे हैं, योगेंद्र यादव आ रहे हैं, प्रशांत भूषण आ रहे हैं, ममता बनर्जी ने नीट के लिए अपना प्यार जाहिर कर दिया अचानक से। तुम्हारे यहाँ स्कूल चलते थे, कॉलेजेस चलते थे, बकवास करती है महिला। गाली नहीं दे रही हूं मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे, ये मेरी वो है इंसान, वो मतलब दिस इज माई एडिकेट्स। नहीं तो ये ताड़का से कम नहीं थी बंगाल के अंदर। डायन इसके आगे छोटी लगती है, मुंह पे बोल रही हूं। आरजेडी के मिस्टर झा ने इनको लेटर दे दिया, वाह, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो करने के लिए, और बाद में बोले मुझे पता नहीं था, कोई somebody came and you know, और मैंने साइन कर दिया। सर, मैंने भी कॉन्फ्रेंस किया, आप भी जानते हैं, लास्ट ईयर भी आप 2025 में भी आए थे आप मेरे कॉन्फ्रेंस में, आपकी टीम भी मेरे साथ एसोसिएटेड थी। आपका पूरा पीएचडी कर लेते हैं बिफोर दे गिव यू अ लेटर टू डू एनीथिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, और ये मजाक करें। उसके बाद ये सोनम वांगचुक, इनकी क्या ही तारीफ करें। डीप स्टेट का सबसे बढ़िया इम्प्लांटेड बंदा ये। आमिर खान ने मूवी बनाई, ये उसमें आए, अभी तकरीबन 6 महीने पहले पाकिस्तान का दौरा लगा के आए ये, और हमें बेवकूफ बना रहे हो, भारत को बेवकूफ बना रहे हो। आजकल के बच्चे के हाथ में इंस्टाग्राम है, बच्चे के हाथ में यूट्यूब है, शॉर्ट्स आ जाते हैं हर जगह से, व्हाट्सएप पे वीडियोस आ जाती हैं। आप जब पाकिस्तान का दौरा करके और वहां की उनकी टूरिज्म की आपने तारीफ की ना, आपने इमीडिएटली पूरी दुनिया को खोल के रख दिया कि आमिर खान से लेके आपका और बाकी लोगों का क्या कनेक्शन है, और बताने की जरूरत नहीं है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, आरजेडी इकट्ठा हो गए, टीएमसी इकट्ठा हो गए, अखिलेश यादव इकट्ठा हो गए, आपका योगेंद्र यादव, बचा कौन है इनके साथ? पूरा सब लोग आ गए, बस वो वहां पे जाके धरने पे बैठने के। और सर, ये बात रही इनकी लड़ाई झगड़े की, ट्रस्ट मी, इनको ये चाहते हैं हमारा अरेस्ट हो जाए, बिकॉज दे वांट टू क्रिएट अ chaos, दे वांट टू क्रिएट अ रकस। जैसे अरेस्ट होगा 2-4 हजार को ले आएंगे, पैसे वैसे देके। कश्मीर में नहीं होता था 500 रुपए देके पत्थर फेंकवाए जाते थे, तो यहाँ पे 15 हजार रुपए भी दे देंगे तो क्या प्रॉब्लम है? लूटा तो यहीं से है ना, ममता बनर्जी ने लूटा यहीं से ना, अखिलेश यादव ने लूटा तो यूपी को ही ना। इन लोगों ने लूट के इतना माल इकट्ठा किया हुआ है कि ये निकल रहा है। और मैं कहती हूँ कि ऐसे आने चाहिए कुछ एक, मैं बताती हूँ कि उसका बहुत पॉजिटिव रीजन है। ये जितने भी एक नई कहानियां लेकर आते हैं ना, उतना ज्यादा एक्सपोज होते हैं, और ये सारे के सारे फिर इकट्ठा हो जाते हैं। जरासंध को छोड़ रखा था हमेशा श्री कृष्ण ने, जाके दुश्मनों को इकट्ठा करके लेकर आ। वैसे ही विपक्ष में कुछ एक जरासंघ छोड़ रखे हैं मोदी जी ने कि जाके सबको इकट्ठा करके लेकर आओ। हम कहां तक ढूंढते रहेंगे इतने दुश्मनों को? आप कम से कम एक जगह इकट्ठा तो कर देते हो, और सब एक्सपोज होते हो एक साथ। ये जनता इतना जान चुकी है, ये जनता इतना देख रही है, और एक बंदे को देख रही है। अभी वो कल या परसों आपने देखा राहुल गांधी का जो वीडियो आया था, क्या कहा उन्होंने? 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी नहीं सत्ता में नहीं रहेगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। वो किसके दम पर बोल रहे हैं? वो इसी के दम पर बोल रहे हैं। और किसके? ऐसा क्यों होता है कि मतलब ये बड़ा अजीब सा कोइंसिडेंस है। प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर आपके व्यूअर्स लिखे तो आप लोगों के कमेंट सेक्शन में। जब सोनिया जी बीमार पड़ती हैं, गंगाराम हॉस्पिटल जाती हैं, उसके 1-1.5 महीने में कोई ना कोई नया शगुफा हम रोड पे देखते हैं। हो सकता है ये संयोग हो, वैसे वो बहुत दिनों से बीमार चल रही है। मैं उनके लिए उनके स्वस्थ भविष्य की कामनाएं करती हूँ। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट रिमेन्स कि ये सारे के सारे एक जगह क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? अचानक से इकट्ठा हो रहे हैं, पूरा का पूरा समाज इकट्ठा हो रहा है इनका।
दिस इज नॉट शॉकिंग, दिस इज अच्छा। इनकी सर स्क्रिप्ट इतनी पुरानी हो गई ना कि आप देखकर भी बोरियत हो गई। अरे कोई नया स्क्रिप्ट लेकर आओ ना, जो हमें थोड़ा सा शौक दे, हमें थोड़ा रिसर्च का टाइम दे। वही पुरानी स्क्रिप्ट को रिपीट कर रहे हैं सर जी। मैं वेद भूषण जी के पास चलूंगा। क्या क्या हो सकता है? हमने 15 संभावनाएं यहां पर व्यक्त की है, जताई है, आशंका है, ये हो सकता है। आप दिल्ली पुलिस में रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या क्या हो सकता है आपको लगता है? सुरेश जी, मैं एसीपी पार्लियामेंट 3.5 साल रहा हूं। मेरी रिटायरमेंट एज एसीपी पार्लियामेंट हुई है। मैंने इस तरह के सैकड़ों धरने प्रदर्शन देखे हैं, और इसलिए मैं ये कॉकरोच कहां जन्मे होते हैं? गंदगी में पैदा होता है कॉकरोच, लैट्रिन में पैदा होता है, जहां पर गंदी जगह होती, सीलन की जगह वहां पैदा होती है, वहां पर कॉकरोच होता है। इसलिए मैं आपके दर्शकों के लिए एक हिट लाया हूं जिससे कॉकरोच मारे जाते हैं। अब चूंकि ये नई तरह की मशीन आ गई है, पहले हाथ वाली मशीन होती थी जिनसे कॉकरोच मारे जाते थे। अब ये कॉकरोच मारने के इस तरह के आपके घर में, मेरे घर में, पूरे हिंदुस्तान में ये कॉकरोच को हिट करने के लिए आपके पास में इस तरह की चीजें होंगी। तो ये वही कॉकरोच है। तो ये तमाम जो कॉकरोच को मारने की मशीन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कल जंतर मंतर पर जो भी आपकी टीम जाए, कम से कम 100-150 कॉकरोच मारने की मशीन इस तरह की ले जाए, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अब आते हैं जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर पूरा नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर पहले धारा 145 सीआरपीसी थी, अब 164 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लगी होती है, जिसमें धरना प्रदर्शन, कोई हंगामा करने की अनुमति नहीं होती। उसके लिए यदि आपको धरना प्रदर्शन करना है, क्योंकि तमाम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, तमाम सिस्टम वहीं पर है, पूरा हिंदुस्तान का केंद्र है। कनॉट प्लेस आपने दिखाया, तो वो एक बहुत सेंसिटिव और डेलिकेट मैटर है, उसके लिए परमिशन का एक तरीका है। ये ऐसा अब नहीं हो पाएगा जैसा केजरीवाल के समय हुआ था कि झाड़ू लेकर पहुंच जाओ और हंगामा करो, तमाम नेताओं के घर घेर लो, रेल भवन घेर लो, जंतर मंतर घेर लो। अब चूंकि वो एक्सपोज हो चुके हैं, टीएमसी एक्सपोज हो चुकी है, अब उनकी वो चीजें कामयाब नहीं हो पाएंगी। अब सोनम वांगचुक जिसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, किसको नहीं पता कि उसके पीछे कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। अब ये नया शगुफा लाए हैं पर वॉलेंटियर की एक बेशर्मी की और गंदगी की हद है। कॉकरोच जो है, मैं आपके दर्शकों को यह बताना चाहूं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच कहा था, इन स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, वो उन एडवोकेट्स के लिए था जो नकली डिग्री लेकर आ जाते हैं और तमाम कोर्ट्स के अंदर हंगामा करते हैं और गलत दिशा में तमाम जो जुडिशियल सिस्टम है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसको इफेक्ट करते हैं। अब ये जो इन्होंने नया नारा दिया है कि हम भारत की भ्रष्ट राजनीति को खत्म करने के लिए आए हुए हैं, हम महंगाई को कम करने के लिए आए हुए हैं, ये जो तंज कस रहे हैं, ये तंज बेरोजगार लोग नहीं है। ये एक ध्रुव राठी, मैं बर्लिन गया था जर्मनी के अंदर, मुझे बताया गया कि यहाँ बहुत बड़े इंडियंस रहते हैं जिनका नाम ध्रुव राठी है, बड़े भारी इन्फ्लुएंसर हैं। पर जब उसके बाद वो इलेक्शन में हरियाणा के अंदर एक एमएलए के सपोर्ट में इलेक्शन में आए तो पता लगा एमएलए साहब की जमानत ही जब्त हो गई। इनका लीडरशिप का ये हाल है। ये जो दीपके आ रहे हैं, इनकी भी यही पोजीशन है। ऑस्ट्रेलिया में इनकी पोजीशन बड़ी खराब है, और जो अमेरिका वाले तीसरे महानुभाव कॉकरोच हैं, उनकी भी पोजीशन अच्छी नहीं है। विदेश से पैदा हुई ये वो टूल किट का हिस्सा है। आपने देखा था किसान आंदोलन में किस तरह से टूल किट इस्तेमाल हुई थी। इस मामले में जो इनके फॉलोअर है, यदि आप ध्यान से देखें, आपकी टीम को बोलना, उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान और बांग्लादेश से इनके फॉलोअर्स हैं, इनके इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में इस तरह के जो विदेशी जो कॉकरोच हैं, उनको इतना प्यार इन लोगों से क्यों हो गया? अचानक नहीं हुआ, ये तमाम एक तैयारियां की गई कि किस तरह से हिंदुस्तान को वर्ग लाया जाए, युवाओं को इकट्ठा किया जाए, जैन जी जैसे प्रदर्शन किए जाएं। परंतु इनका दुर्भाग्य यह है कि इनके साथ अन्ना हजारे नहीं है। आम आदमी पार्टी के साथ अन्ना हजारे थे, रामलीला ग्राउंड में आए, राजघाट पर गए, जहां बिल्कुल मैं आता हूं आपके पास। आपका थोड़ा नेटवर्क का इशू दिख रहा है। मैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ कैप्टन प्रवीण चतुर्वेदी जी है, उनके पास चलता हूं। आप इसे कैसा देखते हैं? आप तो विदेश में भी काम कर चुके हैं, भारत में भी कर रहे हैं, और इस प्रकार के षड्यंत्रों से विभिन्न सरकारों को अस्थिर करना, यह तो खेल अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां करती रहती है। जी सुरेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने।
थोड़ा सा स्टेप बैक होके हम इसको थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इन चीजों को अगर देखें तो ये सब आंदोलन जो है कभी भी जमीन से नहीं उठते हैं, इनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां होती हैं। और अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो शक्तियां क्या हैं, वो डीप स्टेट है, वो कल्चरल मार्क्सिस्ट हैं, वो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, वो इवेंजलिस्ट हैं। बड़ी बड़ी शक्तियां होती हैं जो इस तरीके का काम करवाती हैं। और बहुत सी एंटी इंडिया फोर्सेस, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस इनके साथ जुड़ जाती हैं, क्योंकि इनको ये बात पता है कि ये अब चुनाव के रास्ते से तो सत्ता में आ नहीं सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स अपनाते हैं। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स क्या है कि अराजकता फैलाओ, हिंसा फैलाओ, अराजकता और हिंसा के माध्यम से सत्ता परिवर्तन लाओ। ऐसा ही आपने देखा कि इन्होंने अरब स्प्रिंग में यही हुआ था, अरब देशों में जो हुआ। आपने देखा कि बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, तो वो यही करते हैं। आज के समय में ये क्या करते हैं, ये जो सोशल मीडिया है, जो एक बहुत पावरफुल एक टूल है, जिसका प्रकुलेशन युवाओं में बहुत गहराई तक है, ये उसको माध्यम बनाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये इस तरीके के फॉल्स नैरेटिव्स फैलाते हैं। अब जैसा आपने पूछा कि इसको अगर हम ग्लोबली अगर समझें तो क्या है, ये ऐसा अभी हाल में नहीं हो रहा है, ये बहुत लंबे समय से होता आया है। इसका एक फिक्स टेम्पलेट होता है। प्राचीन ने एक फिल्म बनाई थी, साहेब्स हू नेवर लेफ्ट। उसमें हमने इसी टेम्पलेट को बहुत विस्तार से समझाया था। इसको कहते हैं आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। और आइडियोलॉजिकल सबवर्जन क्या है, कैसे होता है, ये हम आपको बता दें। इसके 4 स्टेजेस हैं। यूरी बेज़मेनोव जो एक केजीबी का प्रोपेगेंडिस्ट था, उसका हमने इंटरव्यू भी डाला था अपनी फिल्म में। उसने 4 सीक्वेंशियल स्टेजेस बताई हैं आइडियोलॉजिकल सबवर्जन की, जिसको बहुत लंबे समय से अलग अलग देश में उसका प्रयोग करके उसको सफल किया गया है। और वो 4 स्टेजेस होती हैं। पहली इसकी स्टेज है, वो है डीमोरलाइजेशन है। वो डीमोरलाइजेशन में क्या करते हैं, यही करते हैं। सोशल मीडिया आज के युग में देखें, उसके माध्यम से पब्लिक में गलत भ्रांतियां फैलाएंगे, ब्रेन वॉश करेंगे, ऑल्टर करेंगे परसेप्शन ऑफ रियलिटी को। जो भी रियलिटी है उसको ऑल्टर करेंगे। अब युवा है ना, अब युवा के अंदर एक ऐसा होता है भाव है, थोड़े से विद्रोही होते हैं, थोड़े से गर्म खून होता है। कुछ चीजें जो इस समय चल रही हैं उससे हो सकता है युवा कष्ट में हो, नाराज हो, तो ये क्या करते हैं, ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं और अपना पहला स्टेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसकी दूसरी स्टेज होती है डीस्टेबलाइजेशन है, जहां पे क्या करेंगे, वो डिस्ट्रक्शन पैदा करेंगे पूरे नेशन में। तो जैसे इन्होंने किया कि इसी माध्यम से इन्होंने अब डिस्ट्रप्शन के चारों तरफ मैसेज इन्होंने फैला दिए और कहा कि हम धरना करेंगे। धरना सिर्फ नहीं होगा, धरना एक 3rd स्टेज में जाने का एक सिर्फ माध्यम है। इसकी 3rd स्टेज होती है क्राइसिस। जैसे अभी बहुत विद्वान लोगों ने अभी इस पैनल पे बोला कि क्राइसिस है कि कैसे वो धरना हिंसक हो जाए, कैसे उसमें पुलिस से और वहां पे जो जितने प्रदर्शनकारी हैं उनमें आपस में मुठभेड़ हो जाए। और जैसा अभी एक्सपर्ट बता रहे थे, दुबे जी बता रहे थे कि कहीं से गोली चल जाए, कहीं से कुछ लोगों की मृत्यु हो जाए, तो बस वो फ्लेयर हो जाएगा। क्योंकि एक फ्लैश पॉइंट चाहिए होता है किसी भी ऐसे एक आंदोलन को। अगर इसको बहुत केयरफुली हमने हैंडल नहीं किया तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। इसीलिए जैसा अभी कहा कि प्रिवेंटिव इनको कस्टडी में ले लेना चाहिए। हमारे पास कानून की ऐसी बहुत सी प्रोविजंस हैं जिसमें हम उनको कस्टडी में ले सकते हैं। और 4th स्टेज जो है क्राइसिस के बाद 4थी स्टेज आती है नॉर्मलाइजेशन की है। नॉर्मलाइजेशन क्या है कि जब क्राइसिस हो गई, आगजनी हो गई, जब चारों तरफ एनार्की हो गई, हिंसा हो गई, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो ये शक्तियां आएंगी। जैसे बांग्लादेश में आपने देखा, ये एक नए सत्ता को, नई एक आइडियोलॉजी को, एक उसको वहां पे बैठा देंगी, इम्पोज कर देंगी उस देश पे। तो देखिए कहां गुस्से का मूल कहां था, क्रोध का कहते हैं कि कॉकरोच बोला है। हालांकि जैसा अभी बताया, कॉकरोच उनको नहीं बोला। जुडिशरी से, चीफ जस्टिस से ये बात आई और
बात कहाँ पे अब वो हो रही है कि एनार्की फैलाना, अराजकता फैलाना, हिंसा करना और अनफॉलो बीजेपी है। बीजेपी का तो उसमें कोई रोल था नहीं। तो ये आप ये समझना ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बहुत आवश्यक है कि बड़ी बड़ी सत्ताएं बहुत लंबे काल से इसी टेम्पलेट पे चलती आई हैं और हमारे जो जेन जी हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि भारत वो भूमि है, ये वेदों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, यहाँ इतना उत्कृष्ट दर्शन है। यहाँ हम बात करते हैं, हमारे वेदों के महावाक्य हैं, हम यहाँ बात करते हैं अहम ब्रह्मास्मि की, अयमात्मा ब्रह्म की, तत्वमसि की, हम ऐसे ऐसे प्रज्ञा नाम ब्रह्म की, हम ऐसा हमारा उत्कृष्ट दर्शन है। हमारा दर्शन है कि मनुष्य अपने चरमोत्कर्ष को, ईश्वर को आत्म साक्षात्कार करे। उसमें हम बिल्कुल भी ये कॉकरोच जैसा जो नाली में, गंदगी में, सीवर में पनपता है, उस कॉकरोच बनने के इस फॉल्स नैरेटिव में बिल्कुल ना आए। अपने राष्ट्र के हित में सोचें, जो सही धर्म है, जो सही मर्यादा है, उसका पालन करें। और ये जो मुखौटे हैं, ये लोग सिर्फ उन बड़ी बड़ी शक्तियों के फ्रंट फेसेस हैं। ये जो सामने आ रहे हैं, जो बहुत ही हैवली फंडेड हैं यहाँ पे एक अराजकता फैलाने के लिए, उनकी किसी भी बात में ना आए और जो सही है, जो उचित है, जो मर्यादापूर्ण है, उसी को हमेशा करें। प्राची अधिकारी, देखिए, ये लोग प्रेरित हैं केजरीवाल से। इनकी कुछ तस्वीरें आ रही हैं सर्जिल इमाम गैंग के लोगों के साथ भी। दूसरा, इनका एक ख्वाब है जो ये पूरा करना चाहते हैं, जो राहुल गांधी, केजरीवाल और गैंग है, या ममता बनर्जी बोलिए, इन लोगों को एक खुजली है। इनको खुजली क्या है कि जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना के हम घर तक पहुंच गए, जैसे पब्लिक नवाज शरीफ के बंगलों तक पहुंच गई, उस तरीके से हम जाएं प्रधानमंत्री के आवास में, प्रेसिडेंट के घर पे, वहां पर जाके हम हंगामा करें। हम भारत को भी उसी तरह से कचरे का ढेर बना दें। और इनको ये याद नहीं है कि जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें करी हैं, उन देशों के आज हाल क्या है, चाहे श्रीलंका हो या कोई अन्य कंट्री हो, उन जहां जहां भी इस तरह से सत्ता को परिवर्तित किया गया है, एक बल के दम पर या अराजकता के दम पर, प्रोटेस्ट के नाम पर, और प्रोटेस्ट नहीं, नंगापन कहिए, उसके नाम पर जो करा है, उसके बाद हाहाकार जो मचा है, विद्रोह जो करा गया है जानबूझ के। और ये वो नहीं है जिनको देश की फिक्र है, ये वो हैं जो आतंकवादियों के चेहरे हिंदू नामों से लगा रहे हैं। आप इनका एक एक का चेहरा गौर से देखिएगा, इनकी आइडियोलॉजी देखिएगा, ये हिंदू विरोधी नहीं है, ये इस्लाम परस्त हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों ने बाइकआउट कर दिया है, मैं शर्त लगा के कहती हूँ ये उन्हीं की वंशावली को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और ये आखिरकार जब आपको रिजल्ट मिलेंगे और जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, अगर इनको शूट एट साइट के ऑर्डर नहीं दिए गए, इनको ये चाहते हैं कि एक ना एक मरे, मैं कह रही हूँ उनको सबको मार दिया जाए, गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, इस देश में आप डेमोक्रेसी से नहीं ये देश चला सकते। आपको ये इस देश में लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते, टू मच डेमोक्रेसी इज अ बिच बोलते हैं, वही है ये, वही हाल हो रहा है इस देश का। आप क्या सोच रहे हैं अनलॉफुल असेंबली करेंगे, सेक्शन 189 इनको कुछ कर पाएगा? इनको 2 साल की सजा या कुछ फाइन से इनका कुछ हो पाएगा? आप क्या सोच रहे हैं पब्लिक न्यूसेंस ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, ये सेक्शन 285 या 293 से कुछ हो पाएगा? इनको 5000 का जुर्माना लगेगा? जो लोग पिज्जा पार्टी करते हैं 20-20 लाख गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के, ये ऐसे लोग हैं, जब तक इनकी पिछवाड़े में डंडे मारकर इनको सड़कों में लटकाया नहीं जाएगा, तब तक ये सीए के तर्ज पे आंदोलन करना बंद नहीं करेंगे। फार्मर्स प्रोटेस्ट बंद होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा शुरू होता है, तीसरा शुरू हो जाता है। इनको आग लग रही है, कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी में करना है। बहुत दिनों से ममता बनर्जी क्या बोल रही थी कि मैं फ्री हो चुकी हूँ, फ्री नहीं हो चुकी है वो बुढ़िया, उसको कुछ ना कुछ करना है, उस चुड़ैल को, उसको इस देश को तबाह करना है। आई एम नॉट सॉरी फॉर because I own it। ठीक है, ये औरतें, ये लोग यहाँ पर इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मैं ये मांग करती हूँ सरकार से कि सीए की तरह पानी हाथ से न निकले, आप मुख दर्शक बन के आखिरी छोर तक 110 दिन का, 120 दिन का, 1 साल का इंतजार मत करिए। ये जो जीबी रोड के धंधे उधर चल रहे थे, ड्रग्स पार्टी चल रही थी, पिज्जा पार्टी चल रही थी, प्रोटेस्ट, इनको ये एक पार्टी बनाने के लिए आपको 100 करोड़ रुपया
चाहिए। ये कहते हैं इनकी एप्लीकेशन जाती है वहां पर इलेक्शन आयोग में कि हमारी पार्टी को रिकॉग्निशन करिए। आप एक बात बताइए, सोरस प्लस ये सोरस की फंडिंग, ममता बनर्जी की फंडिंग, इस देश में आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमान के पीछे नहीं है। इसलिए मैं इसलिए कह रही हूँ दावे के साथ, क्योंकि देखिए सबसे पहले भारत में वो कम्युनिज्म नहीं है जो विदेशों में है। भारत में क्रिश्चियनिटी, कम्युनिज्म, इस्लाम सब हाथ मिला के रहते हैं। बस इनको क्या होता है कि सिर्फ हिंदुइज्म को गाली देनी होती है, उसके बाद आपको सब कुछ इस देश के उस संगठन के विरुद्ध में और उन लोगों के विरुद्ध में करना होता है, उस आइडियोलॉजी के विरुद्ध में चीजें करनी होती है जो सनातन का उदय चाहती है। या जो लोग ये, और जो आप सोच रहे हैं कि जेनजी है, ये 30 इयर्स के, ये 27 इयर्स के, कौन से जेनजी है? इन लोगों को अपना कोई काम नहीं है। इस एज में लोग आफ्टर 25 कहते हैं 30 इयर्स घर ना हो, खुद का गाड़ी बंगला ना हो, आप किसी लायक नहीं है। तो जो आदमी को अपना घर बनाना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव काम करने चाहिए, वो इतने न्यूसेंस में लगा हुआ है, इतना स्टूपिडिटी कि वो ये सब। और आपको क्या कि एक आदमी अपहरित हुआ, विदेश में बैठा था, उसने कोई बात कह दी, जबकि वो बात उसके लिए थी भी नहीं। अभी जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट हैं उनको सभी को मालूम है हमारी, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये एडवोकेट्स के लिए जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, कुछ लोग से कुछ लोग भी जानती हूँ जो एडवोकेट नहीं है। आपका आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है, थोड़ा ठीक करने में डीके दुबे जी के पास चलता हूं। ये थोड़ा सा फास्ट में हम सब एक राउंड पूरा कर लेंगे, करीब 10 मिनट में 6 लोग बोलेंगे। दुबे जी, अब एकदम लास्ट स्टेज, कुछ घंटे बचे हैं। मैं किसी आशंका को नहीं नकार रहा हूं। नहीं, देखिए किसी आशंका को नकारने का कोई मतलब नहीं होता है। आशंका तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि ये लोग दिल्ली में एंट्री कैसे करेंगे। और मैं समझता हूँ, जैसा अभी वेदभूषण जी बता रहे थे कि भाई धारा 144, 145 या 164 आज की लगा दी जाएगी तो एंट्री नहीं मिलेगी। देखिए ये इनका प्रयास हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि नकारा कुछ नहीं जा सकता, लेकिन प्रशासन भी उतना ही मुस्तैद है, क्योंकि यही सरकार है जो पिछले 12 साल से ये सब कुछ देख रही है, सब घटनाएं चल रही हैं। इसने 3 बड़े आंदोलन देखे हैं, इसलिए ये तो उम्मीद की जा सकती है कि भाई सब रुक जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी एक, जैसा गायत्री जी कह रही थी कि भाई ये कम से कम निकलकर एक जगह इकट्ठे तो हो गए, ये एक जगह दिखने तो लगे, ये एक जगह आ तो गए, ये देश के सामने निकल कर तो आ गया एकदम कि भाई अभी ये भी तरीका इन्होंने अपनाया है। मैं समझता हूं ये सबसे अच्छी चीज है कि ये सब सामने आ रहा है। लेकिन एक बात तो है कि सरकार मुस्तैद है, और जहां तक मैं समझता हूं कि सरकार उसको कंट्रोल भी कर लेगी। बिल्कुल जी, कर्नल शैलेंद्र जी। मैं आपको बड़े सीधे सीधे शब्दों में बताऊंगा। वो लड़का बोल रहा था ना कि आर पार, तो भाई साहब इस बार पार ही हो जाए, आर पार की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ही शुड गो ऑन पार। अगर उसे नेपाल पसंद है तो ही शुड गो ऑन पार। किसी ने उसने कहा हंगामा, वेल यस, तुम हंगामा कर लो, फिर उसके बाद देखना देश का हंगामा क्या होगा, कैसे देश की गली गली में आपको किस तरीके से जलील कर कर पीटा जाएगा। सर ने एक बड़ी अच्छी बात करी कि ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, तो अब मैं यही कह सकता हूं कि सर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स अगर आपको करनी आती है, जो भी करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका ऑल्टरनेटिव इलाज हमारे पास भी है। ऐसा क्या नहीं है कि ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो क्या पूर्व सैनिक जो दिल्ली एनसीआर में रहते हो तैयार हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना आपको कि गली गली में पीट पीट के निकाला जाएगा इनको कि जनाब कहां क्या कर रहे हैं आप। उससे भी बड़ी बात है, किसी ने कहा कि हमारी जो ऋषि की जन्मभूमि है, ऋषियों की जन्मभूमि है, हम आदर करेंगे, लेकिन ये भी याद रखिएगा इस बार ये योगी की भी जन्मभूमि है। आजकल योगी फॉर्मूला कहीं बहुत दूर नहीं है। तो एक काम करिए, इन्हें बोलिए जरा नोएडा में आकर ये प्रोटेस्ट कर ले, आ ले दीजिए एक बार, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्स सर्विसमैन क्या होता है। मुझे नहीं चाहिए पुलिस, मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं, क्योंकि ये लैंग्वेज, अगर ये गर्म खून है तो इसे ठंडा करना हमें आता। चलिए वेदभूषण जी, दिल्ली पुलिस की कैपेबिलिटी पर थोड़ा डाउट है, क्योंकि उसको ऐसे चीजें डील करने की आदत नहीं है और उसमें भी बड़ी घुसपैठ है। नहीं, देखिए सुरेश जी, आप इसको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। देखिए जो कॉकरोच है, ये जो बना हुआ है कॉकरोच आपके सामने,
इसकी जो लाइफ होती है 3 से 7 महीने होती है। 3 से 7 महीने कॉकरोच की लाइफ होती है। अब इनके साथ जो कॉकरोच योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, जो जिन्होंने आपके नाम लिए, वो कॉकरोच तो पहले ही समाप्त हो चुके हैं। उन कॉकरोचों में दम नहीं है, उल्टे हो गए। देखे ना आपने, इसमें देखे ना कॉकरोच उल्टा हो गया, उस पर जैसे थोड़ा पुलिस पे बोलिए, पुलिस पे बोलिए। दिल्ली पुलिस पर आप यकीन कीजिए, दिल्ली पुलिस ने इससे भयंकर भयंकर डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन देखे हैं। आपने देखा होगा, किसान आंदोलन देखा होगा। उससे मैं दिल्ली पुलिस पर इसलिए ज्यादा चिंतित हूं क्योंकि दिल्ली पुलिस में जितनी घुसपैठ जिहादियों की है उतनी हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं है। ये मेरे पास घटनाएं, आंकड़े हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पेसिफिक बोल रहा हूं आपको। नहीं, देखिए, दिल्ली पुलिस के अंदर जहां तक जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं है। दिल्ली पुलिस में यदि जिन मजहबी लोगों की आप बात कर रहे हैं तो मुश्किल से 1% दिल्ली पुलिस के अंदर मुस्लिम है। 99% हिंदू काम करते हैं। आप बेफिक्र रहिए, दिल्ली पुलिस इज वेल कॉम्पिटेंट और जैसे हालात होंगे मजबूती से जवाब दिया जाएगा। और जिस तरह से किसान आंदोलन के अंदर ट्रैक्टर पलट गया, आदमी मर गया, उसका फायदा उठाने की कोशिश की, उनको अल्टीमेटली मुंह की खानी पड़ी। और जो हमारा 26 जनवरी का जो प्रोग्राम था बदस्तूर जारी रहा, उसमें डिस्टरबेंस पैदा करने की कोशिश की गई पर कामयाब नहीं हो पाए। ये भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ठीक है गायत्री जी, थोड़ा सा मैं ये रिक्वेस्टिंग भी है और अपील भी है जो मैं बोलने जा रही हूँ, क्योंकि समय कम था, इस पॉइंट को कवर नहीं किया जा सका है। मैं हाथ जोड़ के पहले माफी मांगना चाहूंगी उन टीचर्स के लिए नहीं है जो कि बहुत जेन्युइन है, बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो पर्सनल क्लासेस लेकर करते हैं। एक कोचिंग माफिया भी तैयार किया गया है और ये कोचिंग माफिया इज द मेन रीजन बिहाइंड द पेपर लीक जो होता है। और ये आज के समय से नहीं हो रहा है सर। जब मैं आज से 20 साल 25 साल पहले का मैं रिकॉर्ड बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे थे, ट्रैक रखते थे, हम लोग खुद भी इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम देते थे। ये कोचिंग माफिया पेपर लीक्स के पीछे पड़ा रहता है। हर कोने पे कहां से बस जा रही है, कहां से आ रही है, क्या रूट है, कौन प्रिंट कर रहा है, कौन कहां छुपा रहा है, तो मतलब लगे रहते हैं। एंड दीज आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेपर लीक्स। कहीं ना कहीं तार इन्हीं से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज की डेट में करोड़ों के इन्होंने सेंटर्स बना रखे हैं और वो सिर्फ नीट और इंजीनियरिंग और सिर्फ इसमें ही नहीं लिमिटेड है। दिस इज, ये आप बताइए, एक भाई साहब है, उनका सिर्फ मैं एक ही नाम लूंगी, लास्ट में आता है दिव्य कीर्ति। ये यूपीएससी पढ़ाते पढ़ाते लड़कियों को ना शादी करने का कहां से कौन सा ज्ञान दे रहे हो भैया आप मुझे बताइए। कमिंग बैक टू द पॉइंट, द थिंग इज दैट कि दीज कोचिंग माफियाज आर बिहाइंड द पेपर लीक्स, क्योंकि उनको अपने बच्चों का लेवल बढ़ाना होता है। उनको और स्टूडेंट्स चाहिए, उनको और स्टूडेंट्स चाहिए। एक ही बच्चा 5-5, 10-10 कोचिंग सेंटर में पढ़ के तब नीट के पेपर और इंजीनियरिंग के पेपर क्रॉस करता है। दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड, बिकॉज यहीं से सोल्यूशन निकलेगा ये, और ये बहुत जरूरी है। और रही जो सर बात कर रहे हैं अराजकता की, दिल्ली पुलिस काफी केपेबल है जब वो ठान लेती है। बाकी जब वो ढिलाई करना चाहती है उसमें कोई दर्द नहीं है। और छात्रों का सर, जितना मैं समझ पाई हूँ, छात्रों में इतना भी आक्रोश नहीं है जो ये कॉकरोच के साथ खड़े हो जाएंगे, मैं ये कह सकती हूँ। एक तो कॉकरोच वर्ड ही ऐसा नाम रखा है, अरे कुछ अच्छा नाम रखते, कुछ प्यारा नाम रखते तो शायद 2-4 लड़कियां भी आ जाती। देखिए ये और डिवैल्यूएशन है। जैसे आम आदमी पार्टी रखा था, इसके पहले कभी आम आदमी पार्टी का ही नाम था क्या? ये उसके बाद का अगला वर्जन, इसके बाद आगे भी वर्जन आ सकता है। खैर, हम नाम पर बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। इस बार दिल्ली में ऐसा हो सकता है वाले पर हम ज्यादा जोर दे रहे। अब मैं प्रवीण जी के पास चलता। प्रवीण जी। जी, 4 चीजें जो है मैं बस कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि इस तरीके के किसी भी प्रोटेस्ट को लाइटली नहीं लेना चाहिए। शासन प्रशासन बहुत सतर्क रहे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये जितनी भी फोर्सेस हैं, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं, वो एक मौके की तलाश में रहती हैं कि कैसे वो मौका मिले और वो पूरा जो है चारों तरफ वो फैला दें इसको है। तो पहली बात तो ये है, जितनी हमारी एजेंसीज हैं उनको बहुत सतर्क रहना है, प्रोएक्टिव रहना है, प्रिवेंटिव रहना है, क्योंकि इसमें करेक्टिव करने लायक कुछ नहीं होता है। इसमें जो कर सकते हैं प्रिवेंटिव रूप से जितना हम करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अगर उसको अरेस्ट कर सकें या तो उसको एंट्री उसकी बार कर दें देश में, वो इमिग्रेशन के पास अथॉरिटी है, या जैसे अभी हमारे वकील साहब ने बताया कि हमारे पास कानून में प्रोविजंस हैं, 164 है, 170 है, 169 है, जिसमें भी वो चाहे तो उसको एयरपोर्ट से डिटेन करके उसको कस्टडी में ले सकते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है। अगली बात जो मैं कहूंगा, मुझे लगता है अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि औकात भी तो पता चलनी चाहिए।
नहीं, औकात इनकी कुछ नहीं है, इनकी औकात कुछ हीरो बन जाएगा, वो हीरो बन जाएगा। तो मुट्ठी मत बंद करिए, मुट्ठी खोल दीजिए ताकि पता चले कि क्या है औकात क्या है। सही बात है। नहीं, हम आपको बताएं, औकात इनकी तो कुछ नहीं है, लेकिन हमने कहा ना कि ये तो सिर्फ फ्रंट फेसेस हैं, इनके पीछे जो शक्तियां लगी हैं, और ये शत्रु बोध होना में आवश्यक है कि शत्रु है कौन। वो शत्रु बड़े बड़े डीप स्टेट, कैपिटलिस्ट, वो ये मार्क्सिस्ट, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट और इवेंजलिस्ट हैं, जो आपस में तो लड़ते हैं, लेकिन जब भारत की और हिंदुओं की बात आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं। इसलिए हमें लगता है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या कर लेंगे, हम उनको कुछ भी नहीं करने देंगे, क्योंकि वो कानून के अगेंस्ट है, जो सामाजिक मर्यादा है उसके अगेंस्ट है जो वो काम कर रहे हैं। इसीलिए हम बस इतना ही कहेंगे कि यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रोपेगेंडा का जवाब काउंटर प्रोपेगेंडा होता है, फॉल्स नैरेटिव्स का जवाब जो है काउंटर ट्रू नैरेटिव्स होते हैं। हमें लगता है सरकार को अपने इस माध्यम के सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो सत्य है उसके नैरेटिव को बहुत स्ट्रांगली उसे स्थापित करना चाहिए, उस अपने पक्ष को रखना चाहिए। प्राची, देखिए, ये कृष्ण नीति से काम करने का दिन आ रहा है, क्योंकि शत्रु बोध की जिससे बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें समझना होगा कि डिस्ट्रक्शन जो है ना वो सेकंडों का गेम है, और किसी चीज को बनाने में सालों लग जाते हैं। ये लोग एकदम से आएंगे और डिस्ट्रक्ट कर देंगे, डिस्ट्रक्शन कर देंगे, चीजें बर्बाद कर देंगे, और हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान कर जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम 6 लोग फिर कल मिलेंगे, चलेगा? ये निर्णय करते हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए, फिर तो जब मुट्ठी खुल जाएगी कुछ नहीं रहा, लेकिन कुछ होता है अरेस्ट होना चाहिए, उसका अरेस्ट होना चाहिए, उसको थॉरो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर से गुजरना चाहिए, इतना उसको मेंटली टॉर्चर कर दीजिए। चलिए कल देखते हैं। आप 6 लोगों ने समय निकाला और बात की, हमने देश को आगाह करना, एडवांस में जगाने का हमारा काम है जो हमने किया है। अब आप देखते हैं कि वास्तव में क्या होने वाला है। कुछ घंटे बाकी है, देखते रहे सुदर्शन, कल का विशेष कवरेज बड़े टीम के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।